बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम में मोहब्बत। आज हम बात करेंगे अपने हेल्थ स्पेशल शो के अंदर कि सीपी चाइल्ड जो मौजूर बच्चे होते हैं या इसके अलावा जो एबनॉर्मेलिटी के अंदर बच्चे पैदा होते हैं या वो बच्चे जिनकी स्पीच थेरापी का कोई इशू होता है, ऑटिज़म के कोई प्रॉब्लम होते हैं, या बच्चा जो है उसके मूड चेंजिंग की वजह से उसके वालिदैन बड़े परेशान होते हैं या बच्चा चिड़चिड़ापन रखता है, या ऐसे बच्चे जो लेट बोलते हैं या उनकी स्पीच जो है वो प्रॉपर नहीं बोली जाती या वो तोतलेपन का शिकार होते हैं, इन सारे मामलात को कौन सी स्पेशलिटी है जो इसको डील करती है और किस तरह जो है वो इन बच्चों की ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है, और इनके जो सेंटर होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, उन सेंटर के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है या बच्चों को लेके जो उनकी लाइफ को आसान बनाने के फार्मूले होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं, इनकी कैंपिंग कैसे होती है या ये बच्चों को किस तरह ट्रेस करते हैं, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा अता, जो कि पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा स्पीच थेरापी, ऑटिज़म और इसके ऊपर भी इनकी एक मजबूत गिरफ्त है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ डॉक्टर साहबा के चूँकि MOU साइंस हैं और इनके जो अपने सेटअप हैं वहाँ पे उन यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके एक बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने आपको इनवाइट किया और आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और फौरी तौर पे आप यहाँ पे आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन के, क्योंकि आपने एक बड़ा सेटअप बनाया, फिर उसमें आप जो है वो सीपी चाइल्ड, ऑटिज़म, स्पीच थेरापी और इसके ऊपर काम कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि ये जो सीपी चाइल्ड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये कौन से बच्चे होते हैं? सीपी चाइल्ड बेसिकली स्टैंड फॉर है सेरिब्रल पाल्सी, जिसे हम आम जुबान में दिमागी फालज भी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की डिस्कम्पोजिशन की वजह से होता है। ये इसके डिफरेंट कंपोजिशन हैं, कॉजेज़ हैं। अगर ये जेनेटिक फैक्टर है या फैमिली में ये डिसेबिलिटी रन कर रही है तो ये बच्चों में आता है, नहीं तो ये अगर मदर है वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है या फिर उसकी प्रेगनेंसी में कोई इंजरी हुई है या बच्चे की आफ्टर डेथ कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट लगती है तो सीपी कॉज करता है। या अगर ये भी रीज़न नहीं है तो एक बच्चा जो है जब उसकी बर्थ होती है तो उसे मेलेंजाइटिस फीवर, जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है, तो अगर उसको भी ऑन द टाइम असेस ना किया जाए तो भी सेरिब्रल पाल्सी कॉज होती है। इसमें बच्चे का कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि उसके ब्रेन का जो पार्ट इफ़ेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और वो फंक्शन यूटिलाइज नहीं करेगा और उसकी वो जो डेफिशिएंसी है, डिसेबिलिटी है, वो विजुअली भी नज़र आ रही होगी। ठीक है। एक आम माँ, एक आम लेमैन जो है वो कैसे समझे कि मेरा बच्चा जो है वो सीपी चाइल्ड है? इसमें बेसिकली आपका कोई ना कोई पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज होता है, जिसमें बॉडी, लाजमी नहीं कि ब्रेन डैमेज हो, बिल्कुल लाजमी नहीं है। देखिए, लेकिन ब्रेन के भी देखें, ब्रेन के फंक्शनल डिस्कम्पोजिशन होने की वजह से आपकी बॉडीली डिस्कम्पोजिशन आ रही है तो फिर ब्रेन का एरिया इफेक्टेड है। जस्ट लाइक अगर उसका ब्रोका या रिंकल एरिया इफेक्टेड हुआ है तो उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, और अगर इसी तरह से अगर उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन जैसे जैसे डैमेज होंगे, जस्ट लाइक वॉकिंग के डेवलपमेंट्स को जो एरिया हमारे ब्रेन के डील करते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, बैठने में, हैंड्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकती है सेरिब्रल पाल्सी, या पूरी तरह भी उसकी जो बॉडी है वो पैरालाइज होगी। तो ये जो कॉजेज़ हैं, हाथ मुड़े होना, पाँव मुड़े होना, एक लेमैन टर्म में जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसमें भी, और उसकी बैठने की पोस्चर नहीं है क्योंकि उसके बॉडीली जो मसल्स हैं वो ही उसको स्ट्रेंथन नहीं करते और वर्कआउट नहीं करते, इसलिए फिर वो बच्चा जो है वो सेरिब्रल पाल्सी का विक्टिम होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये भी है कि वो बच्चे जो उंगलियाँ चूसते हैं, अंगूठे चूसते हैं, क्या साइकोलॉजी में इसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है?
देखें स्टार्टर्ड में कुछ हमारे इस्लामिक पैरामीटर्स भी हैं कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम थंब सकिंग करता है तो वी कॉल इट रहमत के इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन इसमें आ जाती है, अगर हम इसे मेडिकली देखें तो थंब सकिंग जब एक्सेसिव होती जा रही है तो बच्चे की फीडिंग नीड डिस्टर्ब होती हैं, उसको वो फीड प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अपनी ये नीड जो है वो थंब सकिंग से पूरी कर रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंटली अपग्रोन होगा, उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी, ये चीज़ फ्रीक्वेंट होती जाएगी, तो वो इनटेक लेने की बजाय इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा और उसकी रीइंफोर्सर ये बन चुका होगा, तो फिर जिससे उसे क्विट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो फिर इसे थ्रू प्रॉपर चैनल डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए फिर हम इसे क्विट करवाते हैं। अगर ये एक्सेसिव हो गया और डिस्टर्बिंग है कि वो इन एनी गैदरिंग बच्चा जो है थंब सकिंग कर रहा है, एवरीबडी सीन what's the moment he or she is going on, that's why these are the problems. Parents are irritated कि this child is doing everything in front of everybody, तो ठीक है, then यानी इसको जो है वो आपकी डोमेन के अंदर रह के इसको ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल इसको ट्रीट किया जा तो उस सकता पर है। कितना टाइम लगता है? अगर कोई थंब ले रहा है, फिंगर ले रहा है, या कोई भी बॉडी का पार्ट जो है ना उसको खाना शुरू कर देता है बच्चा? देखिए दिस इज़ द डिपेंड अपॉन द टाइम ड्यूरेशन। some children are under 3 years 4 years and some are 18s and onward to adult। ठीक तो है, ये चीज़ है, जितना टाइम में ये चीज़ आई है फिर उसकी उतनी ही स्ट्रेंथिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसको डिक्लाइन उतना ही करने के उसको लिए। जो है वो रिकवर करने में मुश्किल बिल्कुल होंगे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसे बच्चों को ट्रेस आउट करने के लिए आप लोगों के पास क्या फार्मूला होता है? ये माँ बाप खुद आपके पास लेके आते हैं? देखें पेरेंट्स आज जो हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसमें लेक ऑफ अवेयरनेस है कि हम स्टार्ट में इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते कि दीज आर गोइंग ऑन। प्रीवियस पेरेंटिंग में देखा जाता है कि ये बच्चा करता था, ये ऐसे होता था, हमारे माँ बाप भी करते थे, दादा दादी कहते हैं हमारे बच्चे भी करते आए हैं। देखें सम पीपल्स क्विट दिस ऑन द ओपिनियंस ऑफ अदर, पेरेंट्स के स्ट्रिक्टनेस की वजह से। लेकिन जो आज का बच्चा अपब्रिंगिंग हो रहा है उसमें मॉड्यूल डिफरेंट है, वो अपने राइट्स को अवेयर करता है, तो ये चीज़ें फिर हम उन पेरेंटिंग स्टाइल से रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर जब ये चीज़ें एक्सेसिव हो जाती हैं और बच्चा पेरेंट की उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो फिर पेरेंट्स जब पानी जैसे कह लें कि सर से गुजर गया, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं क्विट हो रही, तो आप हमें मॉड्यूल्स बताएं कि हम इस बच्चे को किस तरह से इस चीज़ से हटाएं। तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई नीड होती है, तो फिर उस नीड को असेस करने के बाद इस चीज़ को क्विट किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्कूल, एकेडमीज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, इसमें भी अवेयरनेस के ऊपर भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? जी, हमारी एवरी सैटरडे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में वर्कशॉप्स चल रही हैं टीचर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे। बेसिकली एवरीबडी इज़ नो डैट के व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, लेकिन इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं नोबडी नोज़। तो अब ये वर्कशॉप्स की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आज के हमारे सोशल मीडिया ने अवेयर कर दिया एक बच्चे को कि आप पैदा होते ही आज़ाद हैं, यू हैव द राइट टू डू एवरीथिंग। तो हमें अगर पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे, पेरेंटिंग स्टाइल जो हमारे टाइम पे थे वो अब के पेरेंट्स के लिए यूटिलाइजेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों पे भी वही चीज़ें यूटिलाइज करें। आज का बच्चा इमोशनली वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि वो राइट्स अवेयर कर रहा है कि अगर मुझे घर से वो चीज़ें नहीं मिल रही तो मैं बाहर जाऊं। अगर क्विट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि हमारे बहुत से ड्रामा, जिसमें एक ड्रामे का मैं नाम भी लेना चाहूँगी, हसरत, उसमें प्रीवियसली दिखाया जा रहा है कि एक 3 ईयर की बच्ची और एक 3 क्लास की बच्ची, वो अपने सिस्टर को कह रही है कि आप बैग में बुक्स निकाल के इसमें कपड़े रख लें। तो ये क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि यू आर लिबरल, कि आप आज़ाद हैं, अगर आपको घर का माहौल पसंद नहीं है तो आप बाहर जाएं। बाहर जाके बच्चा पूछता है कहाँ रहेंगे हम, तो शी सेज़ कि हम ईदी सेंटर में रह सकते हैं,
हम शेल्टर होम्स में रह सकते हैं, हम किसी दरबार के बाहर रह लेंगे, वहाँ हमें खाना भी मिलेगा। आजकल तो पनाह गाहें भी बनी हुई हैं। बिल्कुल। देखें आज सोशल मीडिया बच्चे को अवेयर कर रहा है, तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ें अवेयर करनी है कि वाई हाउस ही इज सेफ, कि सराउंडिंग जो एक फैंटेसी बच्चे ने माइंड में क्रिएट की हुई है, वो फैंटेसी से किस तरह क्विट करना है। अब लास्ट ईयर एक बच्ची, बीकन हाउस स्कूल की बच्ची ने सुसाइड कमिट किया है और विद नोट लिखा है अपने पेरेंट्स के लिए। देखें, दीज आर इमोशनली वीक चाइल्ड, कि मदर जो है भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, बहन को कम इम्पोर्टेंस मिल रही है, या फिर उस टाइम पे इस सिबलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, मुझे भी फीवर कॉज हुआ है, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई। तो हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, हम थेरेपिस्ट को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें हमारे स्टाइल से नहीं, जो बच्चा चाहता है उस स्टाइल से हमें उसकी अपब्रिंगिंग करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑटिज़म के ऊपर हम आते हैं, तो ऑटिज़म का भी आजकल रुझान बढ़ता जा रहा है और इसके केस भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं। ऑटिज़म आपके नज़रिए में क्या है? ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब इसकी 2 टाइप्स आ गई हैं। पहले क्लासिकल ऑटिज़म ही था, अब वर्चुअल ऑटिज़म भी आ गया। क्लासिकल ऑटिज़म जो है वो बाय बर्थ है, ये जेनेटिक हो सकता है, ड्यू टू इंजरी हो सकता है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, चाइल्ड की लेट क्राइंग, फर्स्ट लेट क्राइंग की वजह से हो सकता है कि उसके ब्रेन के जिन पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो जो एरियाज़ डैमेज हुए उन एरियाज़ के फंक्शन डिसेबल होने की वजह से उसमें ऑटिज़म आ सकता है। और सम टाइम क्लासिकल ऑटिज़म की जो रीज़न है अननोन है। लेकिन अब जो सेकंड टर्म आई है, ये रिसेंटली आई है, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म एक बच्चा जो है वो 3 मंथ्स टू ऑनवर्ड स्क्रीन टाइम पे है। जो बच्चे फिर स्क्रीन टाइम पे हैं और प्रोलॉन्ग टू 3 इयर्स, तो उनमें हमारे ब्रेन में 2 तरह का मैटर है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। बच्चा जब स्क्रीन पे है तो वो एक फैंटेसी माइंड में क्रिएट कर रहा है, जो कुछ वो देख रहा है। तो मैसेज जब न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को जाता है एक्शन प्ले करने के लिए, क्योंकि वो एक्शन ले रहा है लेकिन वो एक्शन प्ले नहीं कर रहा, तो जो मैसेज आंसर में उसका एक्शन होना था वो एक्शन प्ले नहीं हुआ, तो उसके वाइट मैटर में रिस्पॉन्सेज नहीं आए। तो फिर जो डिस्कम्पोजिशन वाइट और ग्रे मैटर की वजह से एक पर्सन बच्चे में आ रही है, वो वर्चुअल ऑटिज़म है। इसके भी सिम्टम्स और क्लासिकल ऑटिज़म की तरह है कि बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन डिले है, उसके टिपिकल बिहेवियर्स हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। जो वर्बल ऑटिज़म के साथ बच्चे हैं उनकी कम्युनिकेशन है लेकिन उसमें मीनिंगफुल नहीं है। वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसके पास स्पीच है, लैंग्वेज है, लेकिन उस स्पीच और लैंग्वेज की रिसेप्टिवनेस नहीं है कि उसकी नीड क्या थी, उसने एक्सप्रेस क्या करना था, और इन फ्रंट ऑफ पर्सन जो है वो उसकी उस नीड को नहीं समझ पाया, तो उससे उसमें एग्रेशंस क्रिएट होंगे, तो जो बिहेवियरल इश्यूज को मोर देन एक्सेसिव करेंगे। तो सेम विद क्लासिकल ऑटिज़म, लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म क्योरेबल है। अगर इस पे वर्कआउट किया जाए तो इसके बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे वर्कआउट नीडेड है। और जो क्लासिकल ऑटिज़म है वो मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। ये एक मैसेज मैं हेल्थ टीवी प्रोग्राम के शो से देना चाहूँगी कि पेरेंट्स जाते हैं, उन्हें मिसगाइड किया जाता है कि बच्चा जो है ऑटिज़म, क्लासिकल ऑटिज़म के साथ है तो ये क्योरेबल है, आपका बच्चा बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेन स्ट्रीम स्कूल में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो क्लासिकल ऑटिज़म के साथ बच्चे हैं वो क्योरेबल नहीं हैं, वो जस्ट मैनेजेबल हैं कि आप उन्हें जो चीज़ें लर्न कराएंगे वो अच्छे से लर्न करेंगे, उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन वो एक आम पर्सन की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इन पे वर्कआउट किया जाए तो इन्हें मैनेज किया जा सकता है। ठीक हो गया। माँ जिन फेसेस से गुजरती है, फिर उसको जिस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले जो फीमेल्स के इशू होते हैं, इनफर्टिलिटी के इशू होते हैं, PCOS के होते हैं, PCOD के होते हैं, इसके अलावा ओबीज़ है, मोटापा है, प्री डायबिटिक है, बेशुमार ऐसे मामलात हैं। वोमेन हेल्थ के ऊपर एक्सपर्टी रखती हैं जो हमारी गेस्ट हैं यहाँ पे, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस, जिस शख्सियत को हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है, जो माँ की सेहत यानी वोमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगी, मैडम सना खान हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। मैडम, वेलकम टू द शो।
Sir, thank you so much for inviting me and for the humbling ऑलवेज introduction. वेलकम। ये आपका चैनल है, आपका शो, आप जब मर्जी आएँ। अच्छा मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वुमेन हेल्थ को आपने क्यों चूज़ किया? सर जैसे अभी आपने खुद ही बता दिया कि वुमेन हेल्थ के इतने सारे इश्यूज हैं, जी। देयर इज़ अ प्लेथोरा एंड वैरायटी ऑफ इश्यूज, लेकिन हम उसके ऊपर बात सिर्फ तभी कर रहे होते हैं जब हमें फर्टिलिटी या कंसेप्शन का कंसर्न रेज होता है। उसके अलावा वुमेन हेल्थ को या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्पेशली हम इतना ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे ही। क्योंकि हम सिर्फ उसको एक कमोडिटी समझते हैं टू प्रोक्रिएट। ऐसे लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास विमेन हेल्थ में, वैसे तो हेल्थ सिस्टम में भी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो है ही, लेकिन विमेन हेल्थ में एक गैप बजाते खुद इसलिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द सोशल टैबूज, येस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इक्वल राइट टू एक्सेसिंग हेल्थ केयर स्पेशली फॉर विमेन। तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, और उसमें भी नीश स्पेसिफिक PCOS के ऊपर मैं काम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उस पर हम बात भी नहीं कर रहे, उसको डायग्नोस करने पे भी काम नहीं कर रहे, उसको प्रीएम्प्ट भी हम नहीं कर पा रहे, और सारी सी बात है उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे। तो क्यूरेटिव अप्रोच जो है वो ना सिर्फ कॉस्ट इनफेक्टिव है बल्कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा टॉल है। फिर उसके साथ 10 तरह के सोसाइटल और फाइनेंशियल लिमिटेशंस और स्टिग्मास भी अटैच हैं। सो आई थॉट कि ये एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें काम करना चाहिए, और अगर ख़ास तौर पे बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग समबडी हु इज़ ऑलरेडी बिन थ्रू द जर्नी, सो व्हाई नॉट। ठीक है। अच्छा, PCOS PCOD की आपने बात की, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डाइटरी डिजीज़ है, जी क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हो जाए तो ये काफ़ी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। तो PCOS अवेयरनेस का आपका तरीकाकार क्या है? सर, अवेयरनेस का तरीका कार देखें, सबसे पहले तो यही है कि आपने जो लोग, जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, यानी कि ख़वातीन, ठीक है। उनको पहले तो आप देखेंगे कि परसेंटेज कितनी है। ठीक सो वी है। आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स हु आर इन द चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी है। 12-15 साल से शुरू होकर तकरीबन 50-55 ईयर्स तक का जो एज विंडो है उसकी हम बात करें, क्योंकि PCOS सिर्फ फर्टिलिटी या कंसेप्शन या हार्मोनल चेंज का या सिर्फ डाइट का नाम तो नहीं है। ऐसे आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं इस चीज़ को कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और ख़ास तौर पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जिससे औरतें पूरी ज़िंदगी और पूरे महीने में कितनी दफ़ा उन फ्लक्चुएशन से गुजरती हैं, और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर जब उसमें कोई ना कोई प्रोफाइल डिरेंज होता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ तो आपने भी बता दिए इंट्रोडक्शन में कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन है, या फिर उसमें एस्थेटिक के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर यू गेट मैरिड। तो उसमें गायनेकोलॉजिकल जितने मसले मसाइल आ रहे हैं उन सब को ले के बात करना, और ये जो सोसाइटल टैबू है इसको तोड़ना, ये मेरी अवेयरनेस कैंपेन का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा फोकस पॉइंट भी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमने ये बात की PCOS की, तो PCOS की आम बंदों को तो समझ नहीं आती ना, जो जी। हमारे लोकल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जी तो उनको कैसे पता चले कि मुझे कोई PCOS के प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, मैं अगेन मेरी अवेयरनेस कैंपेन का जो फोकल पॉइंट है मैं उसी को ही एम्फेसाइज करूँगी आपके इस सवाल के जवाब में, कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट साइन के तौर पे ना हर एक औरत को, हर एक खातून को, लड़की को खुद पता होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बहुत एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ की कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर माशाल्लाह पिंक रिबन इतना अच्छा काम कर रहा है, और पाकिस्तान में बावजूद इसके कि ये भी एक स्टिग्मा था, उसको नॉर्मलाइज करने में पिंक रिबन का बहुत बड़ा काम है। ठीक मैं है। ये चाहती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ जो है वो, और आप जैसे माशाल्लाह जो फेलोज़ हैं उनके तवस्सुत से भी ये आवाज़ हर उस लड़की तक पहुँचे जो कि या तो खुद इस फेज से गुजर रही है, या वो शादी होने वाली है, या वो शादीशुदा है और वो आगे बेटियों की तरबियत करने वाली है। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेटी ने सबसे पहले एज अ गाइड, एज अ रोल मॉडल माँ को देखना है। तो ऐसे। जब वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसको माँ से नहीं मिलेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं और किसी और सोर्स से लेगी जो शायद उतना रिलायबल भी ना हो और उस तरह से गाइड भी ना कर सके। तो ख़वातीन को इसमें खुद थोड़ा सा स्टैंड भी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हेड स्टार्ट भी लेना पड़ेगा कि हिम्मत करें और उस टैबू को तोड़ें, बजाय इसके कि अगर कोई गायनी के पास जा रहा है तो उसके ऊपर 10 तरह के जो है वो जजमेंट्स पास करने के बजाय ये हम सब का आई थिंक इखलाकी फ़र्ज तो है, लेकिन मैं समझती हूँ एक लाइफ सेविंग एक ऑब्लिगेशन है हम सब के ऊपर कि क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ नॉट जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज़ फॉर योर हेल्थ टू से द लीस्ट, यू नो। क्योंकि अगर वो मुतासिर होगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ख़राब होगी एंड अल्टीमेटली इट कुड लीड टू अ वेरी डिजास्टरस सिचुएशन।
ठीक है। अच्छा, आपकी जैसे हमने ऑटिज़म वगैरह पे तो बात कर ली, क्योंकि माँ बच्चे की सेहत दोनों की अगर अच्छी सेहत होगी तो कम्युनिटी जो है उसी में डेवलप करेगी और मुआशरा एक सेहतमंद होगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि माँ बच्चे को दिखाने आई और साथ अपने मसाइल भी खोल दिए? देखिए, जब हम एक चाइल्ड को ऑटिज़म डायग्नोज करते हैं तो पेरेंट्स आर स्टिल क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो वी आर सेइंग के यू कैन कंसोल योरसेल्फ, कि आप अपने आप को हल्का करें हमारे सामने। तो इट्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अगर वो अंदर से मजबूत है देन ही वो इस डिज़ास्टर्स को बियर कर सकते हैं। तो दीज आर, देखिए, एक क्राइसिस से वो गुजर के आई हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स और आफ्टर डैट जो उनकी प्री नेटल पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स के बाद एक बच्चा उनको इतने अलमिए के साथ मिला है, तो वो भी एक डिज़ास्टर डिजीज़ के साथ है कि जो कि सारी होल ऑफ द लाइफ उसने बियर करना है। तो दीज आर द थिंग्स के विच इज़ वेरी डिज़ास्टरफुल फॉर आवर पेरेंट्स टू बियर इट। तो पेरेंट्स में ये चीज़ें फर्स्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके लिए इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना मुश्किल है कि प्रीवियसली भी दे आर फेसिंग डिज़ास्टर्स एंड आफ्टर दैट दे आर आल्सो फेसिंग डिज़ास्टर्स। ठीक है। अच्छा मैडम, जैसे आप देखते हैं हम पीसीओएस पे तो अवेयरनेस आप दे रही हैं, तो इसकी अवेयरनेस का जो क्राइटेरिया है वो अपने यूनिवर्सिटी, एकेडमी, स्कूल या मोहल्लों में किसी तरह कैंपिंग के ज़रिए इसको करते हैं? सर इसमें दोनों तरह की अप्रोच मैं समझती हूँ कामयाब होती है, हो भी सकती है और होती भी है इन माय केस बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस कि हम इन पर्सन सेशंस करने में भी बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी पावर जो आजकल हम सबके, मेरे आप सबके हाथ में है, वो सोशल मीडिया का सोशल tools है मीडिया, आपके पास। डिजिटल मीडिया थ्रू इंटरनेट, क्योंकि वो तो हर क्योंकि बच्चा भी प्रिंटिंग यूज़ का कर दौर रहा तो है। ख़त्म हो गया ना, तो कोई बिल्कुल। अखबार पढ़ता है हाँ, और ना ही उस पे लिखा, कुछ लोग अमल भी नहीं इतना करते, वो कहते पता नहीं कहीं से वो उठा के इतना लगा ज़्यादा गौर भी नहीं करते। मेरे अपने घर में 3-4 अखबार आते हैं, तो मैं उनको पढ़ने के बजाय मैं ई पेपर पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, बिकॉज दैट्स ऑन द गो, दैट्स ऑलवेज इन माई हैंड एंड दैट्स वेरी ईजी टू कैरी अराउंड एंड वेरी ईजी टू स्किम थ्रू एज वेल। तो मैं समझती हूँ आजकल की जनरेशन जिस तरह से लर्निंग के तरीके और इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग का तरीका जिस तरह से वो इवॉल्व हो रहा है उनमें, उसी तरह से हमें भी अपनी कैंपेन इवॉल्व करनी चाहिए। सो आई बिलीव इन अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया के लोग आपको बुला के कुछ अवेयरनेस लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? सर उसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है कि मैं लिंक्डइन पे मौजूद हूँ। वेबसाइट तो हर हेल्थ की अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट वीक वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी। सोशल मीडिया पे हर हेल्थ के पेजेस भी मौजूद हैं, वहाँ पे सिर्फ आपने एक मैसेज ड्रॉप करना है और आपने बताना है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये ऑडियंस है, ये टाइम है और ये जगह है, आई विल बी देयर। ठीक है। अच्छा, इस कैंपिंग में कोई टेस्टिंग वगैरह का भी आप करते हैं या सिर्फ एक जनरली देखा जाता है कि वेल अवेयर करना है लोगों को बस? सर अवेयरनेस तो देखें कैंपेन का बिल्कुल फनल का बिल्कुल पहला हिस्सा है। अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप यही है कि उनको सबसे पहले तो ये बताया जाए और एजुकेट किया जाए कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स होंगी जिसके होते ही फ़ौरन उन्होंने पहले डायग्नोसिस की तरफ जाना है। डायग्नोसिस में मेरे या हर हेल्थ के प्लेटफॉर्म पे जो सर्विस या टूल मौजूद हैं या कोई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या कोई वेरेबल डिवाइसेस की कोई इंटीग्रेशन है जिस पे हम काम कर भी रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे जिसमें IoT है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रीएम्प्टिव डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे उनको। ठीक है। उनको यूज़ कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, ये एक ले मैन को मेरा ये बिलीव है, एक ऐसी खातून जो मेडिकली एजुकेटेड नहीं भी है या इवन अदरवाइज भी एजुकेटेड नहीं है, हम ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ते ना। अगर हम एजुकेटेड फॉर वन रीज़न और एन अदर नहीं भी हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, मिलजुल रहे होते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी उसी तरह ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका एजुकेशनल या सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी है, आपकी हेल्थ पे सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे पहला फ़र्ज़ आपका ही है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह का भी कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ कि लोग आपसे ये पूछते हो कि मैडम मुझे PCOS के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? जी बहुत स्कैन कराना चाहिए, जी ब्लड, ये बिल्कुल। पूछते हैं? बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई वाज इनवाइटेड एट अ वेरी बिग टेक कॉन्फ्रेंस इन लाहौर। वहाँ पे भी आई हैड टू स्पीक अबाउट हेल्थ टेक एंड what is it that I'm doing at Her Health and why did I choose to do it. तो उस पर there was a very large audience in that hall, कोई about 1500 people I think were sitting there, both men and women। और उसमें सबसे खुशाइन बात ये थी कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बॉयज़, जेंटलमैन आके उस सेमिनार के बाद पूछे थे कि ये हमने काम पहली दफ़ा सुना है और आप बहुत अच्छा कर रही हैं और हम कैसे अपने घर की ख़वातीन को फैसिलिटेट कर सकते हैं उसमें। तो मेरे नज़दीक तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन उसी के साथ जब आप वो सेशन दे के मैं फ्री होती हूँ, ये बहुत यूनिवर्सिटीज़ में होता है मेरे साथ कि बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस
PCOS के साथ शेयर करती हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग ऑन वन लेवल साइकोलॉजिकली, बिकॉज दे स्टार्ट क्राइंग, दे गेट वेरी इमोशनल, दे शेयर देयर ओन जर्नी एंड द challenges. It's not very easy to be a PCOS warrior in Pakistan at this point of time, but I believe that with the kind of initiatives and discussions that you and I are engaging in, hopefully inshallah फ़र्क पड़ेगा इससे. ठीक है, असल में ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ऑटिज़म और PCOS और स्पीच थेरेपी के बहुत ज़्यादा इशू हैं, जी. जो कि बीइंग अ क्लिनिशियन एज अ प्रैक्टिशनर डेली बेसिस पे हम इसको फेस भी करते हैं. अच्छा मैडम, एक तो हमने ऑटिज़म की बात की थी. ऑटिज़म का बच्चा जो है वो कितना अर्ली जो है वो आप लोगों तक अप्रोच करे तो जल्दी ठीक हो सकता है? देखिए 1.5 ईयर पे जो पेरेंट्स हैं वो घर में उस 1.5 साल का बच्चा, उसकी क्या अलामतें ऐसी वालदैन को पता चले कि ये ऑटिज़म का शिकार है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल के सोशल स्माइल. ठीक है. एक बच्चा जब बोलता नहीं है, उसके पास स्पीच नहीं है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, उसकी चिप में कोई डाटा सेव नहीं है, तो ही हैज़ अ और शी हैज़ अ सोशल स्माइल, तो उसमें वो चीज़ एब्सेंट होगी. सोशल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन है हमारी स्माइल, वो एब्सेंट होगी. फिर उसका नेम कॉल किया जाएगा एनी काइंड ऑफ, क्योंकि स्टार्टर्ड में नेम नहीं भी लोग काफ़ी देर बाद भी रखते हैं, लेकिन कुछ भी नेम जब उसको कॉल किया जाएगा, ही हैज़ नो और शी हैज़ नो आई कॉन्टैक्ट. तो दीज आर द मेन 2 रीजंस टू फाइंड आउट इट. और देन 3 इयर्स में हम इसे प्रॉपर डायग्नोस करते हैं, जिसमें एक बच्चा जो है उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स एंड बिहेवियरल इश्यूज आर लिंक्ड ऑन. तो दीज आर द थिंग्स के पेरेंट्स वो असेस कर लेते हैं, और चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंट होती हैं कि दे हैज़ टू कंसर्न डैट के दे शुड गो एट समवेयर. ठीक हो गया. अच्छा मैडम सना खान, जैसे ये PCOS पे बात होती है तो इसके लिए साइकोलॉजिकल सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बल्कि PCOS में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है जो कि अफेक्ट हो रही होती है. वैसे तो इन जनरल भी पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ पे हम इतनी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते. मे बी वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ कि वो नज़र नहीं आती, तो लोगों को लगता है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, और उसको उसमें किसी इंटरवेंशन की या डायग्नोसिस की या अमूमन वो ज़्यादा खामोश रहे हैं तो वो कहते हैं ये इबादत में है. जी बिल्कुल. और बल्कि अगर कोई आपको साइकोलॉजिकल अगर किसी मसले की कोई कंप्लेन के साथ आता भी है, अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी लेटली ये सुना है, बिकॉज नाउ आई एम वेरी वेरी एक्टिवली इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग विद दैट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड बैकग्राउंड. तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन से जो कि PCOS का शिकार हैं, उनसे ये भी सुना है कि समटाइम्स मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के पास जाके भी उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टैगिंग और बैशिंग ही सुनने को मिलती है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी में इसलिए हैं क्योंकि आप रिलीजन से दूर हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो जो काउंसलर्स हैं या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जिन इदारों से आ रहे हैं या जिन ट्रेनर्स के हाथों से वो निकल रहे हैं, वहाँ पे भी एक बहुत इंटरवेंशन शदीद करने की ज़रूरत है कि उनको ये बताया जाए कि बीमारी और रिलीजन का आपस में पर से कोई ताल्लुक है नहीं, बिल्कुल उसी तरह उसको ट्रीट करना चाहिए जैसे हम फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं. तभी यहाँ पे असल में ये है ना कि हर चैनल की एक यूनिवर्सिटी है. जी बिल्कुल. तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर हमें बड़ा ज़रा सोच समझ के बोलना पड़ता है क्योंकि उनकी दुकानदारी का इशू होता है. सर देखें, रिलीजन और या स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है. हम सब इस बात को मानते हैं, सिवाय मेरा ख्याल है दुनिया में कोई एथियस्ट के अलावा सभी किसी ना किसी स्पिरिचुअलिटी को या उसके सोर्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं. लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मेडिकल साइंस और साइकोलॉजिकल साइंसेज, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे सिर्फ पेशेंट को पर पेशेंट ही अगर ट्रीट किया जाए तो बीमारी शायद ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकेगी. क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का तो आपको पता ही है कि पहला रूल ही यही है कि आप पेशेंट से एम्पैथाइज़ करो, रिलेट करो, उसकी बात को सुनो. तो जब आप सुनने के बजाय अगर कोई जजमेंट या वैल्यूएशन पास कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट का हाल बुरा ही होगा. ठीक हो गया. अच्छा मैडम आयशा, हमारे पास आखिरी मिनट है जिसमें आयशा जो है वो पब्लिक के नाम क्या पैगाम देगी और आप किस तरह काम कर रही हैं, कौन सी NGOs है, कौन सा आपका इदारा है, लोग आपके साथ किस तरह कांटेक्ट करें? एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ये अंडर प्रिविलेज पर्सनस के लिए काम कर रहा है, जहाँ पर इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रही है, साइकोलॉजिकल, मेडिकल एंड ऑल द वेज इन चीज़ों से कि मेंटल अवेयरनेस ना होने के बावजूद, इस चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड करने के बावजूद इसमें ट्रीटमेंट प्लान्स
क्योंकि मेंटल हेल्थ के जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, एक प्रोफेशनल की फीसिस जो हैं वो एक पेशेंट नहीं पे कर पाता, तो एंडलेस रिहैब सेंटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर प्रिविलेज पर्सनस के लिए अपनी सर्विसेज अवेल कर रहा है और यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड है। मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत करूँगी। ये वहाँ चीज़ें क्विट ऑन हो रही हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल हैं जहाँ पे ट्रेनर्स के पास लोग जाते हैं। तो यू शुड हैव टू कंसल्ट अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू। मैडम सना खान, पीसीओएस अवेयरनेस के हवाले से पब्लिक के नाम सना खान का क्या पैगाम? मेरा बस यही पैगाम है कि ख़वातीन की हेल्थ, ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ के सिचुएशन के लिए या कंसर्न के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप पीसीओएस के बारे में नहीं जानते, आप अपने घर में रहती हुई ख़वातीन, अपने इर्द गिर्द नेटवर्क में जुड़ी हुई ख़वातीन की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी बेहतर सेहत चाहते हैं बोथ फिजियोलॉजिकली एंड मेंटली, तो पीसीओएस के बारे में ज़रूर पढ़ें ताकि अगर किसी को ज़रूरत है आपके इर्द गिर्द तो आप उसकी हेल्प कर सकें। सना खान के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ भी आप मौजूद हैं, सर्च कीजिए, हर हेल्थ को सर्च कीजिए और देखिए कि हम आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैडम सना खान, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बच्चे की सेहत के हवाले से तमाम तर जितने भी मामला होते हैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश की। इसी तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने पीसीओएस और औरतों के जो मसाइल होते हैं उनकी सेहत के हवाले से उसके ऊपर प्रॉपर हमने बात करने की कोशिश की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनके जहनों के अंदर उठने वाले जितने भी सवाल आते हैं हमने कोशिश की कि उसकी अक्कासी करें और उसका जवाब जो है वो बेस्ड ऑन साइंस आप लोगों तक डिलीवर करें ताकि आपकी ज़िंदगियां जो है वो आसान हो सकें। हमारा ये जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल शो, इसका जो पर्पज़, मकसद, विजन वो सिर्फ एक है कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना। अगर आपको हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें। हमारे गेस्ट से मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो भी आप कमेंट में आए, कमेंट करें, अच्छा करें या बुरा करें, हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करें। हम इंशाल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे, मेरे गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।